आज की लद्दाख हेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच एम्स नई दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको लद्दाख के अपने इस प्रवास के दौरान बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिली? हम लद्दाख 24 तारीख को आए थे, 24 अप्रैल को, और हमने यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट आए थे और अलग अलग स्पेशलिस्ट ने अपने अपने विभाग से जो भी संबंधित बीमारियां हैं उसको देखा। बच्चों में दोनों तरह की बीमारियां, जो कि एक एक्यूट बीमारी जिसको कहते हैं, जो कि अभी अभी हुई रहती है, और कुछ क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जो कि लंबे समय से चली आ रही हैं। तो दोनों ही बीमारियां देखने को मिली। इस सीजन में अगर आप देखें तो काफ़ी बच्चों को सर्दी, जुकाम, नज़ला, बुखार, जिसको हम आम भाषा में वायरल फीवर कहते हैं, ये बहुत कॉमन रूप से पाया गया। जो लंबी समय से चली आ रही बीमारियां हैं उसमें न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड बीमारियां, कुछ किडनी रिलेटेड बीमारियां, पेट से संबंधी बीमारियां, अधिकतर ये सारी बीमारियां हमें काफ़ी मात्रा में देखने को मिली। दोस्तों, अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो आप बता रहे हैं, किस तरह की कौन सी बीमारियां आपको, अगर आप उसको एक विशेष रूप से इंगित करके बताएं? तो जो सबसे ज़्यादा बच्चे हमने देखे हैं इस दौरान, वो एक सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। बच्चों में ये नवजात बर्थ के दौरान कभी बच्चे के दिमाग में किसी कारणवश खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो उस समय जो दिमाग को क्षति पहुंचती है, उसके कारण ये बाद में सेरेब्रल पॉल्सी के रूप में ये अपना मैनिफेस्ट करता है, जिसमें कि बच्चे में चलने में, बोलने में दिक्कतें रहती हैं, और बच्चा जिस तरह से नॉर्मल बच्चे अपने काम कर पाते हैं वो नहीं कर पाता। तो ये काफ़ी बच्चों में हमने देखा यहाँ पे। किस आयु वर्ग में आपने ये करीब करीब 3 से लेके 10 साल के आयु वर्ग में हमने देखा। और चूंकि हम एम्स से आए हुए थे, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि माँ बाप का कभी आशा रहता है कि हाँ, बच्चे में दिक्कत तो है और प्रॉब्लम है, तो उनको लगता है कि दिल्ली से डॉक्टर आए हुए हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो कि हाँ, ये बच्चा ठीक हो जाए, बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, आम बच्चों की तरह हो जाए। और जब हम एज अ डॉक्टर ये जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो माँ बाप को ये बताना और ये बतलाना बहुत ज़रूरी होता है कि आगे चल के वो क्या एक्सपेक्ट करें, और इसका हम किस तरह से बेहतर, ताकि दूसरे एस्पेक्ट्स में बच्चा कम ना रह जाए, वो पोषण में कम ना रह जाए। वो अगर वो चल फिर सकता है तो फिजियोथेरेपी करके हम उसका ध्यान दें, सुनने में कोई दिक्कत ना हो, आंख से कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह से हम मल्टी स्पेशलिटी केयर देके उस बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। तो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हमने काफ़ी देखे हैं, अगर आप न्यूरो की बात करते हो तो। आपने इस बीमारी का जिक्र किया, तो क्या इसका ये पूरे हमारे देश भर में पाई जाती है कि लद्दाख में ही आपने विशेष तौर पे? नहीं, ऐसा मतलब ये पूरे देश भर में ही एक आम बीमारी है, जो कि बच्चों के न्यूरोलॉजी संबंधित कोई भी डॉक्टर रहता है तो वो ये आम बीमारी है जो देखता है। हर एक पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने इस बीमारी से ग्रसित बच्चे को ज़रूर देखा होगा। मैं ऐसे आंकड़ों के रूप में तो नहीं कह पाऊंगा, बट जो परिचर्चा कर रहा था अपने कोलीग्स जो थे, जो यहाँ पे पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, उनका मानना ये है कि थोड़ी डिलीवरी यहाँ पे प्री मैच्योर ज़्यादा होती है, समय से पहले ज़्यादा होती है। तो समय से पहले जो बच्चे पैदा हुए रहते हैं उनमें इस तरह की दिक्कतें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को ये हो जाती है तो आप किस तरह उसका इलाज करते हैं? अगर किसी बच्चे को ये हो जाती है तो फिर हम उसे अगर तो ये माइल्ड डिग्री का है, तो हो सकता है बच्चे में एक आध ही सिम्टम हो, हाथ पांव में जकड़न हो, या थोड़ा ही बच्चा बाकी बच्चों के अपेक्षा पिछड़ा हो, तो उसको हम स्पेसिफिकली मोटिवेट करके बिहेवियरल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इन सब चीज़ों से हम इनका इलाज करते हैं। अगर ये सीवियर रहता है, सीवियर तरीके से अफेक्टेड होता है, तो उसमें फिर
उसमें फिर जितना सुधार का गुंजाइश रहता है ये हम लाने की कोशिश करते हैं, और ये हर डॉक्टर को, हर पीडियाट्रिशियन को करना चाहिए कि हर बच्चे को हम जितना उसमें सुधार हो पाए वो हम उसको दे पाए। इस संदर्भ में मैं ये एक और बात कहना चाहूँगा कि कभी कभी इस बीमारी का ओवर डायग्नोज भी हो जाता है। ओवर डायग्नोज इसलिए हो जाता है कि कुछ कुछ आनुवंशिक बीमारियां रहती हैं जिसके कारण मानसिक विकलांगता आती है, और उसको हम सब बीमारियों को सेरेब्रल पॉल्सी के बस्ते में ही डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम डॉक्टर्स को अच्छे से ट्रेन करें, और जैसे स्पेशलिस्ट आते हैं और यहाँ के डॉक्टर्स ट्रेन होते हैं, या यहाँ के डॉक्टर्स जाएं स्पेशलिस्ट सेंटर्स में ट्रेन हो, तो हम उन बीमारियों को पकड़ पाएंगे जो कि सेरेब्रल पॉल्सी की तरह होती हैं बाद में, बट वो एक्चुअली किसी और कारण से होती हैं। और हो सकता है इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी हों जिनमें अगर हम जल्द इलाज करें तो वो पूरी ब्रेन में डैमेज करने से पहले ही हम उनको पकड़ पाए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डायग्नोसिस उसका सही होना बेहद जरूरी है, अदरवाइज हम कोई और बीमारी का भ्रम पाल के उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का इलाज ना हो पाए किसी भी वजह से, तो ऐसे में बच्चे को कितनी क्षति पहुंच सकती है, कितना नुकसान हो सकता है? बहुत क्षति पहुंच सकती है। अगर आप बात कर रहे हैं जिन आनुवंशिक बीमारियों की मैं बात कर रहा था, अगर उनमें कुछ शरीर में तत्व बिल्डअप करते गए तो बहुत क्षति पहुंच सकती है। दिमाग की क्षति, अंगों की क्षति, और तो और जान की क्षति भी पहुंच सकती है। उसका विकास भी रुक जाता हो। बिल्कुल, विकास भी रुक जाता है। ग्रोथ है उसमें भी इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो इसके अलावा और किन बीमारियों का आपने देखा है? हाँ, और एक और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अनीमिया होता है, खून की कमी जो कहते हैं, ये पाया गया काफी आम रूप से, और मेरे जो साथ वाले लद्दाखी डॉक्टर्स थे उन्होंने भी बोला कि अनीमिया काफी देखते हैं बच्चों में। अब इसमें एक विशेष रूप से मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि बड़ों में और इवन बच्चों में जो खून का स्तर होता है, चूंकि लद्दाख एक हायर अल्टीट्यूड पे है, तो उनका खून का स्तर नॉर्मली ही थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे अगर प्लेन्स में कोई बच्चा रह रहा है, दबाव की बात कर रहे हैं या स्तर? नहीं, मैं हीमोग्लोबिन लेवल की बात कर रहा हूँ। हीमोग्लोबिन लेवल। हाँ, तो जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है प्लेन्स में हम मानते हैं 12-13 है, तो ये नॉर्मल है। बट यहाँ लद्दाखी बच्चों में चूंकि यहाँ ऊपर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, तो उनमें नॉर्मली भी हीमोग्लोबिन 14, 15, 16 रह सकता है। अब ऐसे में हमें अगर किसी बच्चे को हीमोग्लोबिन की कमी हम कहते हैं तो किस लेवल पे कहें? क्या हम 13 की लेवल पे कहें, जो कि लद्दाखी बच्चे के लिए तो कम है, बट प्लेन्स के बच्चे के लिए वो नॉर्मल है, और सारे पैमाने हमने उन्हीं पे आधारित किए हुए हैं। तो ये जरूरी है कि हम स्पेसिफिक इस पॉपुलेशन के लिए कट ऑफ्स और क्राइटेरिया निर्धारित करें कि कब हमें अनीमिया कहना है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि फिर भी काफी बच्चे ऐसे थे जिनका हीमोग्लोबिन 8, 9, 7 ये भी था। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि खानपान में ट्रेडिशनल तरीके से हम प्रिजर्व्ड फूड का यूज करते हैं लद्दाख में, और साग सब्जियां जिनमें हरी साग सब्जियां जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, वो शायद उस मात्रा में हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और आजकल थोड़ी फूड हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम बच्चे भी फास्ट फूड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इजी फूड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो दैट मे बी द रीजन फॉर ये ऐसे बच्चों में अनीमिया होने का कारण ये हो सकता है। बट इसका असल तभी पता लगाया जा सकता है जब कोई यहाँ पे इन बच्चों पे एक स्टडी करे और पता लगाए कि किस कारण से हो रहा है। पर ये हमने देखा जरूर, एक अध्ययन की आवश्यकता है ताकि चीजें क्लियर हो, और अपने कट ऑफ की जो बात की वो भी निर्धारित किया जाए। डॉक्टर साहब, और किन विषयों की तरफ आप इंगित करना चाहेंगे? हाँ, तो कुछ हमने क्रॉनिक बीमारियों के बच्चे देखे जो कि जिन्होंने मान लीजिए 6 साल पहले या 5 साल पहले एम्स में ऑपरेशन कराया था या दिल्ली के किसी अस्पताल में ऑपरेशन कराया था, और वो डिस्टेंस के कारण, मौसम के कारण, बीच में कोविड के 2 साल काफी दिक्कदाई थे, उस दौरान वो पहुंच नहीं पाए। तो इन बच्चों का फॉलोअप में प्रॉब्लम आई काफी।
अब कभी भी हम किसी लंबी बीमारी का इलाज करते हैं, क्रॉनिक बीमारी का इलाज, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय से जब भी डॉक्टर निर्धारित करता है हम फॉलो अप करें। तो या तो एक सिस्टम हम ऐसा एस्टैब्लिश करें कि इन डॉक्टर्स के पास वो बच्चे पहुंच सके, या फिर यहाँ के डॉक्टर्स को हम ट्रेन करें ताकि वो उस जो भी एस्पेक्ट्स है उसकी देखभाल कर सके। या आजकल जो उभर के आ रहा है टेलीमेडिसिन, ये एक बहुत अहम चीज़ है, और टेलीमेडिसिन के द्वारा इन बच्चों का नियमित रूप से 3-3 महीने 6-6 महीने पे फॉलोअप हो सकता है। हाँ, और साल में एक बार वो जाके दिल्ली में भी या जहाँ पे भी उन्होंने अपनी प्राइमरी सर्जरी या प्राइमरी ट्रीटिंग हॉस्पिटल है वहाँ वो दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर एम्स एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसकी तरफ पूरी एशिया, अगर हम ना केवल भारतवर्ष बल्कि पूरा एशिया एक आशा की नज़र से देखता है, तो ऐसे में आपका दिल्ली से यहाँ आना और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ की जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या कमियां हैं जो आपको नजर आई कि जिससे यहाँ के लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, प्रारंभिक अवस्था में चीजें सॉर्ट आउट की जा सकें? क्योंकि हर छोटी छोटी चीज के लिए दिल्ली आना संभव नहीं है, उसमें ना केवल पैसा वेस्ट होता है बल्कि वक्त भी वेस्ट होता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और मेरा यही कहना है कि आने वाले समय में एक समय ऐसा, मतलब मेरा मानना है कि डॉक्टर को मरीज के पास पहुंचना पड़ेगा, ना कि मरीज डॉक्टर के पास आए। तो जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, टेलीमेडिसिन का बहुत अहम रोल होगा इसमें। और इस दौरान भी जब हम लद्दाख में थे, हमने ऐसे थोड़ा सा डॉक्टर साहब मैं विषय में मैं उस पर आता हूँ। हम जब लद्दाख में अभी थे तो हमारे ओपीडीज में बच्चे जंस्कार से या करगिल से आ रहे थे, जो कि यहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर है, और उनसे बात करने पे ये पता चलता है वो 3 दिन उनको आने में लगते हैं, फिर वो करीब 3 दिन रुकते हैं हमारे लिए, जांचें कराते हैं, जांचें दिखा के फिर 3 दिन बाद वापस जाते हैं। तो ये निश्चित उनके लिए काफ़ी कठिनाई भरा समय रहता है। टेलीमेडिसिन से जो हम कर सकते हैं, आजकल मोबाइल फ़ोन हर घर में पहुंच गया है और 4G 5G नेटवर्क हर घर में पहुंच गया है। तो हमने एम्स में और काफ़ी सारे अस्पताल में अपनी प्रेमिसेस में ये शुरू किया है कि डॉक्टर्स एक चेंबर में बैठते हैं और मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा वो डॉक्टर से गुफ्तगू कर सकता है और अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता है। मान लीजिए कि कोई ज़ांस्कार में मरीज है जिसको कि दिल्ली में डॉक्टर से कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे वो अपनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुँच जाए, जहाँ पे उसको एक डॉक्टर एग्जामिन कर ले और देख ले, ताकि ऐसा भी ना हो कि हमने मरीज को ना देखा हो, और उसको एसेस कर ले, और फिर हम टेली कंसल्टेशन के दौरान वीडियो कॉल से हम एक दिल्ली या फिर बॉम्बे में बैठे हुए एक्सपर्ट के साथ या कहीं दुनिया में कहीं भी कोई भी एक्सपर्ट है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रेन भी कर सकते हैं, प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। और ग्रेजुअली जब ऐसा कोई डॉक्टर है जो कि दूर दराज की एक मेन सिटी से 400 किलोमीटर दूर एक गांव में बैठा हुआ है, वो ग्रेजुअली उनमें भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो भी समझेंगे कि अच्छा इस बच्चे में या इस मरीज में हमें इस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कोविड के दौरान तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। हाँ। क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना एक बेहद आवश्यक कोविड का प्रोटोकॉल है। सो आई थिंक सिल्वर लाइनिंग जो कोविड में थी, काफी सारी सिल्वर लाइनिंग्स थी और इसमें से ये एक जरूर आई थिंक टेलीमेडिसिन एंड द वे इन विच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टुक अप, इवन हमारे जो मेडिकल के लेक्चर्स होते हैं उसमें भी ये काफी रूप से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आया। दोस्तों, आज के हमारे लद्दाख हेल्थ शो में एम्स नई दिल्ली के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता आए और उन्होंने हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जूले। लद्दाख इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल का जहां तक मुझे पता चला, एंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद द आर्मी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, राइट? क्योंकि इंडियन आर्मी और लद्दाखी का
बहुत समय से पुराना साथ रहा है और आपका साथ इस प्रकार से है जहां पर आपने ना सिर्फ उनकी मदद इन वेरियस वेज की है, आप ऑल्सो अपने ब्रेवरी से, अपनी शूरता से एक हिस्सा बन चुके हो. सो द आर्मी ऑल्सो थॉट कि ये सिर्फ आपके ब्रेवरी और करेज के बारे में नहीं है, ये आपके टैलेंट के बारे में भी है. Can we have a big round of applause to the acoustic? ये आपके लद्दाख के ही हैं.
किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, किसी लंबे सफर की रातों में तुझे आलाप सा मैं जलाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी